नमस्कार। द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनोज झा। वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब इस शेर का क्या संदर्भ, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन इससे पहले आप सभी को जैसा मालूम है कि बुधवार को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाल लिया। वो निर्वाचन आयोग में जो 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है उसके पहले एक चुनाव आयुक्त थे, उनको प्रोन्नत किया गया है। 1988 बैच के केरल कैडर के ऑफिसर ज्ञानेश कुमार की प्रशासनिक दक्षता पिछले 2 दशकों में कई बार उन्होंने उसको प्रमाणित किया है। काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो। उनको रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम करने का मौका मिला है। इराक में कुछ साल पहले जो नस्ली हिंसा हुई थी तो वहाँ 183 भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। इसी प्रकार 2019 में जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल संसद में लाया गया तो बताया जाता है कि उसमें ज्ञानेश कुमार की ड्राफ्टिंग बहुत लाजवाब की थी और उन्होंने उसमें बहुत अपना बड़ा रोल निभाया था अधिनियम को, बिल को तैयार करने में। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काफ़ी बेहद, मतलब प्रशासनिक अधिकारी उसमें कई हैं। 28-30 डॉक्टर हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं, IAS हैं, IPS हैं, IRS हैं। खैर, वो अपनी उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग चीज़ है। सवाल है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर जिस तरह से कांग्रेस ने वितंडा खड़ा कर दिया है उससे कई सारे सवाल खड़े भी हो रहे हैं। हम सभी को पता है, दरअसल 2023 में संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर एक नियमों में बदलाव करते हुए एक नया कानून पास किया था। उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, ये 3 सदस्यीय कमेटी को इसके चयन की जिम्मेदारी दी गई थी। इससे पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी कमेटी में रहते थे और प्रतिपक्ष का नेता। अधिनियम में जो नया कानून बना है उसमें मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है। अब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, ये 3 सदस्यीय कमेटी है, वही मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करेगी। अभी ज्ञानेश कुमार के नाम पर पिछले दिनों जब बैठक हुई थी तो राहुल गांधी ने, जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा है, उन्होंने उस पर ऐतराज जताया था। बल्कि उन्होंने जितने नाम वहां विचाराधीन लाए गए सब पर अपनी आपत्ति दर्ज की। तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार कुछ भी जब प्रस्ताव लेकर आती है तो राहुल उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। एक तो पहली बात ये है, वरना कोई तुक नहीं है कि 5 नाम यदि सामने है तो 5 को खारिज कर दिया राहुल ने। ज्ञानेश कुमार पर आपत्ति हो सकती है, XYZ पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन 5 के 5 नाम यदि खारिज कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपके वोट से यस या नो का निर्णय नहीं होना है बेशक, लेकिन आप अपना विरोध जो है दर्ज कराने के लिए विरोध कर रहे हैं और सभी नामों का राहुल ने विरोध किया। खैर, ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाल लिया है और उनको लेके, उनकी नियुक्ति को लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर जो सुनवाई होनी है उसमें यही आधार बनाया गया है कि इसमें मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया है। यानी सरकार मुख्य न्यायाधीश को इस चयन समिति से बाहर करके चुनाव आयोग को अपना वशवर्ती या अपने मनमाने तरीके से संचालित करने वाली एक संस्था बनाना चाह रही है। विपक्ष का यही आरोप है। मध्य प्रदेश की एक कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। प्रशांत भूषण इस केस की प्रमुखता से पैरवी कर रहे हैं और जो सरकार का ने कानून बनाया है 2023 में उसको खारिज करने की बात कर रहे हैं। इस तरह सरकार ने जो ज्ञानेश कुमार के तौर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चयन किया है उसको नल एंड वॉइड किया जाए। कोर्ट का फैसला देखते हैं क्या आता है। लेकिन कांग्रेस के इस वितंडा खड़ा करने
या इस गला फाड़ने से पहले हमें इस देश में मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे कैसे बने हैं और बने कैसे हैं तो वो तो छोड़ दीजिए भाई। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी को जब बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी दी जाती है तो उनकी प्रशासनिक दक्षता और अनुभव सबसे ज्यादा काम आती है वहां, उसी को देखा जाता है मोटे तौर पर। आपने नहीं देखा होगा कि बिल्कुल अनाम या कम नाम वाले किसी अधिकारी को बड़ी महती जिम्मेदारी मिल गई है। अब जो असली आरोप होता है कि इन संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के बाद जो है उनका पोस्ट रिटायरमेंट प्लान सरकार फिक्स करती है और उसी लोभ में उस संस्था के अध्यक्ष जैसे जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं। मतलब यदि रिटायरमेंट के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद सरकार ने उनको कोई आकर्षक पद देने का वादा किया है तो वो सरकार की ही सुनेंगे। चलिए, यदि इसी बात को मान लिया जाए तो हम थोड़ा सा इतिहास की ओर आपको ले जाना चाहेंगे। 70 के दशक से ही शुरू कर लीजिए। के सुंदरम मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उस समय एक सदस्यीय चुनाव आयोग ही होता था, मुख्य चुनाव आयुक्त अकेला होता था। उनके रिटायरमेंट के बाद उनका जब कार्यकाल पूरा हुआ तो उनको विधि आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद नाम आता है नागेंद्र सिंह का। नागेंद्र सिंह को पद्म भूषण दिया कांग्रेस ने। R.K. त्रिवेदी वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने। वो बाद में कांग्रेस ने उनको राज्यपाल बनाया। V.S. रामादेवी इनको भी राज्यपाल बनाया। चर्चित T.N. शेषन जिनका कि बड़ा नाम चुनाव सुधार में उनका नाम सबसे अग्रणी है। T.N. शेषन को रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट देकर चुनाव लड़वाया। M.S. गिल राज्यसभा में भेजे गए रिटायरमेंट के बाद, कार्यकाल पूरा करने के बाद। और इतना ही नहीं, वो केंद्रीय मंत्री भी बने। J.M. लिंगदो ये इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली, कांग्रेस में शामिल हुए, नेतागिरी की इन्होंने। तो सवाल है कि ये जो आधा दर्जन इस फेरिस्त में नाम है ये सभी कांग्रेस के बनाए हुए मुख्य चुनाव आयुक्त थे और इनको बाद में किस तरह की पदों से सुशोभित किया गया, पद से नवाजा गया, ये इतिहास इसके लिए अभी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब सवाल है कि कांग्रेस ज्ञानेश कुमार या फिर इस नियुक्ति प्रक्रिया पर जो सवाल उठा रही है उसके पीछे उसकी मंशा क्या है। क्योंकि यदि इतिहास देखते हैं हम तो ये साफ पता लगता है कि अब तो कम से कम 3 सदस्य मिलके भी बात विचार कर रहे हैं, इस पर बैठकें कर रहे हैं। लेकिन एक समय हुआ करता था कि राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री नाम सुझाते थे और वही मुख्य चुनाव आयुक्त बनता था। कोई क्राइटेरिया नहीं था। इस सरकार में कम से कम इतना तो हुआ है कि एक पारदर्शी व्यवस्था आई है और 3 सदस्यीय कमेटी का एक जो गठन हुआ है। सवाल ये नहीं है कि सब दिन तो एक ही सरकार रहनी नहीं है। ये जब भी जो सरकार होगी अपने हिसाब से वो उनका 2-1 से बहुमत से, मान लीजिए कि हमेशा विपक्ष का नेता विरोध ही करेगा, नेता प्रतिपक्ष, तो लेकिन 2-1 से वो फैसला होगा। पहले तो प्रधानमंत्री जिसको चाहे वही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उदाहरण मिलेगा, अभी तो विरला मिलेगा। बहुत गिने चुने उदाहरण मिलेंगे आपको। और उस समय नामों की फहरिस्त यदि देखें तो लंबी है। तो संवैधानिक परंपराओं, संवैधानिक प्रक्रियाओं, संवैधानिक नियुक्तियों के इतिहास को यदि हम देखें तो कांग्रेस ने उसको इस तरह से मनमाना उसका उपयोग किया है कि आज कांग्रेस उस मुद्दे पर बोलने की हैसियत नहीं रखती। किस मुंह से बोलेगी कांग्रेस? लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं कि उनको तो हर बात में अब विरोध दर्ज करना उनका जैसा परम नैतिक विपक्ष का कर्तव्य हो गया है।
सरकार की किसी बात में सहमत नहीं होना, किसी निर्णय से सहमत नहीं होना, प्रत्येक निर्णय का विरोध करना, यह लोकतंत्र में एक स्वस्थ विपक्ष की निशानी नहीं है। दुनिया भर में जो लोकतांत्रिक देश हैं उसमें सरकार के ज़्यादातर कामों की यदि आलोचना होती है, ज़्यादातर निर्णयों की यदि आलोचना होती है, तो कुछ अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी होती है। आज कांग्रेस की अगुवाई में भारत का विपक्ष शायद इस परंपरा को, इस लोकतांत्रिक लक्षण को भूलता जा रहा है। देखिए ज्ञानेश कुमार पर सुप्रीम कोर्ट आखिरकार क्या फैसला देता है, यह तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, इससे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों और परिजनों से इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।